गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत उसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में रिवाइज्ड हुए हैं उन संशोधनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले संशोधन इसके पहले वीडियो में अपन ने देखे, उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन देखेंगे रोकड़ व रोकड़ तुल्य जो भी इसके रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हैं उनको अकाउंटिंग यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस प्रकार से दिखाए जाने चाहिए। रोकड़ तुल्यों को अल्पकालीन रोकड़ पूर्तियों के लिए रखा जाता है, न कि किसी अन्य कार्य के लिए विनियोजन करने में। एक रोकड़ तुल्य विनियोग कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह रोकड़ में तुरंत बदलने योग्य हो तथा जिसमें मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम न हो। अतः एक विनियोग रोकड़ तुल्य तभी कहलाएगा जबकि वह अल्पकालीन हो, जैसे खरीद की तिथि से 3 माह बाद वाला या इससे भी कम। अंशों में विनियोगों को रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका अपवाद भी हो सकता है, जैसे किसी कंपनी के अधिमान अंशों को उनकी निर्दिष्ट शोधन तिथि से कुछ दिन पूर्व खरीदना। रोकड़ प्रवाहों में उन मदों के मध्य रोकड़ प्रवाह को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो कि रोकड़ प्रबंध यानी कैश मैनेजमेंट का भाग होते हैं, क्योंकि रोकड़ प्रबंध में रोकड़ तुल्यों में आधिक्य रोकड़ का विनियोग सम्मिलित होता है। एक रोकड़ प्रवाह विवरण की प्रस्तुति। एक रोकड़ प्रवाह विवरण में एक निश्चित अवधि के रोकड़ प्रवाहों को दिखाना चाहिए जिनको संचालन, विनियोग तथा वित्तीय गतिविधियों में वर्गीकृत करना चाहिए। एक संस्था संचालन, विनियोग तथा वित्तीय गतिविधियों से अपनी रोकड़ प्रवाहों को इस तरीके से प्रस्तुत करती है जो कि उसके व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। गतिविधियों के अनुसार रोकड़ प्रवाह का वर्गीकरण उपयोगकर्ताओं को इस प्रकार की सूचनाएं देता है जिससे कि वे संस्था की वित्तीय स्थिति पर उक्त गतिविधियों के प्रभाव की जांच कर सके और रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों की राशि की गणना कर सके। इन सूचनाओं को विभिन्न गतिविधियों के बीच संबंध का मूल्यांकन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी एकल व्यवहार में ऐसे भी रोकड़ प्रवाह सम्मिलित हो सकते हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया हो। उदाहरणार्थ, जब किसी संपत्ति को खरीदने के संबंध में कोई किस्त चुकाई जाए तो उसमें ब्याज एवं मूलधन सम्मिलित हो सकता है। इस स्थिति में ब्याज के तत्व को वित्तीय गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाएगा तथा मूलधन के तत्व को विनियोग गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाएगा। संचालन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली रोकड़ प्रवाहों की राशियां इस बात की प्रदर्शक हैं कि संस्था ने पर्याप्त रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए हैं जिनसे वह अपनी संचालन क्षमता को कायम रख सकती हैं, लाभांशों का भुगतान कर सकती हैं, ऋणों का शोधन कर सकती हैं और बिना बाहरी वित्तीय स्रोतों का सहारा लिए ही नए विनियोग कर सकती हैं। ऐतिहासिक संचालन रोकड़ प्रवाहों के बारे में स्पष्ट सूचनाएं तथा अन्य सूचनाएं मिलकर बड़ी लाभदायक है तथा इनसे भावी संचालन रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाया जा सकता है। संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह मुख्य रूप से संस्था की प्रमुख रेवेन्यू उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से प्राप्त होते हैं। अतः सामान्यतया वे उन व्यवहारों तथा अन्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं जो कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के निर्धारण में प्रविष्ट होते हैं। संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। माल की बिक्री तथा सेवा प्रदान करने से रोकड़ प्राप्तियां, रॉयल्टी, फीस, कमीशन तथा अन्य रेवेन्यू से रोकड़ प्राप्तियां, माल तथा सेवाओं के प्रदानकर्ताओं को नगद भुगतान, कर्मचारियों को रोकड़ी भुगतान, एक बीमा कंपनी के प्रीमियम, दावे, वार्षिकी तथा अन्य पॉलिसी लाभों के लिए रोकड़ी प्राप्तियां व रोकड़ी भुगतान, आयकरों का रोकड़ी भुगतान तथा रोकड़ी वापसी जब तक कि उनकी स्पष्टतया वित्तीय तथा विनियोग गतिविधियों के रूप में पहचान न की जावे तथा भविष्य के अनुबंधों, वायदे के सौदों तथा वैकल्पिक अनुबंधों से संबंधित रोकड़ प्राप्तियां
तथा भुगतान, जबकि ये अनुबंध व्यापारिक कार्यों से संबंधित हो। कुछ सौदे व्यापार में लाभ या हानि उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि शुद्ध लाभ अथवा हानि के निर्धारण में सम्मिलित होते हैं। उदाहरणार्थ, प्लांट की किसी एक मद की बिक्री से उत्पन्न लाभ अथवा हानि। इन सौदों से संबंधित रोकड़ प्रवाह विनियोग गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह माने जाते हैं। एक संस्था के पास ऐसी प्रतिभूतियां हो सकती हैं जिनको वह व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग लेती हैं। ऐसी स्थिति में ये पुनर्बिक्री के लिए खरीदी गई इन्वेंट्री के समान है, अतः व्यापार के लिए प्रयुक्त प्रतिभूतियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह संचालन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह माने जाते हैं। इसी प्रकार रोकड़ी, अग्रिम तथा ऋण, जो कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामान्यतया किए जाते हैं, को भी संचालन गतिविधियों के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह माना जाएगा, क्योंकि वे संस्था की मुख्य रेवेन्यू उत्पन्न करने वाली गतिविधि से संबंधित हैं। विनियोग गतिविधियां। विनियोग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों का अलग से प्रकटीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोकड़ प्रवाह उस सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके अंतर्गत भविष्य की आय तथा रोकड़ प्रवाहों को उत्पन्न करने के लिए वे व्यय किए गए हैं। विनियोग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अदृश्य संपत्तियों को शामिल करते हुए स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए रोकड़ी भुगतान। इन भुगतानों में वे भुगतान भी सम्मिलित हैं जो शोध व विकास लागतों तथा स्वयं के द्वारा निर्मित स्थायी संपत्तियों को पूंजीकृत करने से संबंधित हैं। अदृश्य संपत्तियों को शामिल करते हुए स्थायी संपत्तियों की बिक्री में रोकड़ प्राप्तियां। अन्य संस्थाओं के अंशों, वारंट अथवा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए नगद भुगतान। इनमें वे भुगतान सम्मिलित नहीं होते जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए रोकड़ या रोकड़ तुल्य समझे जाते हैं। अन्य संस्थाओं के वारंट अथवा ऋण पत्रों की बिक्री से रोकड़ प्राप्तियां। इनमें वे प्राप्तियां सम्मिलित नहीं होंगी जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए रोकड़ या रोकड़ तुल्य समझी जाती हो। तीसरे पक्षों को दिए गए रोकड़ अग्रिम तथा ऋण। इनमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिम व ऋण सम्मिलित नहीं होते हैं। तीसरे पक्षों द्वारा अपने अग्रिम व ऋण के शोधन से रोकड़ प्राप्तियां। इनमें वित्तीय संस्थाओं के अग्रिम व ऋण सम्मिलित हैं। भावी अनुबंधों, वायदे के अनुबंधों व वैकल्पिक अनुबंधों के लिए रोकड़ी भुगतान जब तक कि ऐसे अनुबंध व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किए गए हो तथा भुगतान वित्तीय गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आते हो। भावी अनुबंधों, वायदे के अनुबंधों के वैकल्पिक अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां जब तक कि ऐसे अनुबंध व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किए गए हो अथवा प्राप्तियां वित्तीय गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आती हो। जब किसी अनुबंध का किसी विशेष स्थिति की सुरक्षा के रूप में लेखांकन किया जाता हो तो इस अनुबंध के कारण उत्पन्न रोकड़ प्रवाह उसी स्थिति की रोकड़ प्रवाह मानी जाएगा जिसकी सुरक्षा के रूप में अनुबंध किया गया था। वित्तीय गतिविधियां। वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों का अलग से प्रकटीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर संस्था को धन देने वाले व्यक्तियों द्वारा भविष्य में रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अंशों अथवा ऐसे ही अन्य दस्तावेजों से के निर्गमन से प्राप्त रोकड़, ऋण पत्रों, नोट्स, बॉन्ड्स अथवा अन्य अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त रोकड़, उधार ली गई रकमों का रोकड़ी पुनर्भुगतान आदि। संचालन गतिविधियों से अन्य उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों की रिपोर्टिंग। एक संस्था को संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों का निम्न में से किसी भी विधि द्वारा रिपोर्टिंग करना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि, जिसके अंतर्गत सकल रोकड़ प्राप्ति और सकल रोकड़ भुगतानों को मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधि, जिसके अंतर्गत शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को गैर रोकड़ी स्वभाव के सौदों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि भविष्य की रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाने में लाभदायक होती हैं और ये सूचनाएं अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत प्राप्त नहीं होती हैं। अतः प्रत्यक्ष विधि अधिक उचित है। इसी विधि के अंतर्गत सकल रोकड़ प्राप्तियों व सकल रोकड़ भुगतानों की मुख्य श्रेणियों के बारे में सूचनाएं निम्न प्रकार हो सकती है। संस्था के लेखों से बिक्री की लागत, लाभ हानि खाते के अन्य मदों को समायोजित करके
अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत संचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह, शुद्ध लाभ या हानि को निम्नलिखित प्रवाहों को समायोजित करके निर्धारित किए जाते हैं। अवधि के दौरान इन्वेंट्री तथा संचालन प्राप्य बिलों, देनदारों व संचालन देय बिलों व लेनदारों में परिवर्तनों से, गैर रोकड़ी मदों से जैसे मूल्यह्रास, आयोजन आदि, अन्य सभी मदे जिनके लिए रोकड़ प्रवाह विनियोग तथा रोकड़ वित्तीय रोकड़ प्रवाह माने जाते हैं। वैकल्पिक रूप में संचालित गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाहों को अप्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जा सकता है। रोकड़ प्रवाहों की शुद्ध आधार पर रिपोर्टिंग। संचालन, विनियोग तथा वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निम्नलिखित रोकड़ प्रवाहों को शुद्ध आधार पर रिपोर्ट करना चाहिए। ग्राहकों की तरफ से रोकड़ी प्राप्तियां व भुगतान, जबकि रोकड़ प्रवाहों में संस्था की बजाय ग्राहकों की गतिविधियां प्रकट होती हैं। ऐसी मदों के लिए रोकड़ प्राप्तियां व भुगतान जिनमें बिक्री शीघ्र हो, रकमें बड़ी हो तथा देय तिथियां अल्पकालीन हो। उपरोक्त पैरा 1 अवर्णित रोकड़ प्राप्तियों व भुगतान के उदाहरणों निम्न प्रकार है। बैंक द्वारा मांग निक्षेपों को स्वीकार करना व पुनर्भुगतान करना, एक विनियोगी संस्था द्वारा ग्राहकों के लिए फंड्स रखना, संपत्तियों के स्वामियों की तरफ से किराया एकत्रित करना व उनको किराए का भुगतान करना। और उपरोक्त पैरा 1B में जो भुगतान है वह है क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से संबंधित मूल राशि के लिए अग्रिम देना और उनका भुगतान करना, विनियोग खरीदना और बेचना और अन्य अल्पकालीन रकमें उधार लेना, जैसे 3 माह या कम अवधि के लिए उधार लेना। एक वित्तीय संस्था की निम्नलिखित गतिविधियों में से प्रत्येक से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों को भी शुद्ध आधार पर रिपोर्ट करना चाहिए। स्थायी जमाओं की स्वीकृति व पुनर्भुगतान के लिए रोकड़ प्राप्तियां व भुगतान, अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास निक्षेप रखना तथा उनको निकालना तथा ग्राहकों को रोकड़ अग्रिम व ऋण प्रदान करना तथा इन अग्रिम व ऋणों को पुनर्भुगतान करना। विदेशी मुद्रा रोकड़ प्रवाह, जिन सौदों से रोकड़ प्रवाह विदेशी मुद्रा में उत्पन्न होते हैं उनको संस्था की मुद्रा में ही एक के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न बिना वसूल हुए लाभ व हानियों को रोकड़ प्रवाह नहीं माना जाता है। इन प्रवाहों को रोकड़ प्रवाह विवरण से हमें अलग से दिखाया जाना चाहिए। असाधारण मदें, असाधारण मदों से संबंधित रोकड़ प्रवाहों को उचित आधार पर संचालन, विनियोग तथा वित्तीय गतिविधियों के रूप में अलग अलग वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा अलग अलग प्रकट किया जाना चाहिए। असाधारण मदों से संबंधित रोकड़ प्रवाहों को अलग अलग इस प्रकार प्रकट किया जाना चाहिए जिससे कि उपयोगकर्ता संस्था की वर्तमान व भावी रोकड़ प्रवाहों पर प्रभाव व प्रकृति को आसानी से समझ सके। ब्याज व लाभांश, ब्याज व लाभांश प्राप्ति व भुगतान से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों को अलग अलग प्रकट किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्था की स्थिति में ब्याज व लाभांश प्राप्ति भुगतान से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों को संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आय पर कर, आय पर करों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों को अलग से प्रकट किया जाना चाहिए तथा संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह मानना चाहिए जब तक कि इनकी वित्तीय व विनियोग गतिविधियों से उत्पन्न होने के कारण स्पष्ट पहचान न की जाती हो। आय पर उन सौदों से उत्पन्न होते हैं जो कि संचालन, विनियोग तथा वित्तीय गतिविधियों के कारण होते हैं। अतः ऐसे रोकड़ प्रवाहों को रोकड़ प्रवाह विवरण में तदनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। यदि आय पर करों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों की स्पष्टतया पहचान न की जा सके तो इन्हें संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह मानना चाहिए। जहां पर ऐसे रोकड़ प्रवाहों की स्पष्ट पहचान की जा सके तथा उन्हें तदनुसार रोकड़ प्रवाह ही मानना चाहिए। सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों में विनियोग, सहायक कंपनियों तथा अन्य व्यापारिक इकाइयों की खरीद व बिक्री, गैर रोकड़ी व्यवहार, रोकड़ तथा तुल्यों के घटक। एक संस्था को रोकड़ या रोकड़ तुल्यों के घटकों को प्रकट करना चाहिए और अपने रोकड़ प्रवाह विवरण की रकमों का समाधान चिट्ठे की संबंधित मदों से किया जाना चाहिए। अलग अलग रोकड़ी प्रवाह रिवाजों को देखते हुए एक संस्था यह नीति भी प्रकट करती है जो कि रोकड़ तुल्यों की संरचना के लिए निर्धारित करती है। उपरोक्त नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके प्रभावों को भी अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।
इस प्रकार से ये सारे विभिन्न प्रकार के जो रिवाइज्ड संशोधन है, इन सभी को उसके अंतर्गत दिखाकर और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत इन्हें अलग अलग वर्गीकृत करते हुए सभी गतिविधियों के जो आइटम्स है उनको प्रदर्शित किया जाता है।